नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य खबर। निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया हुई संपन्न। शहर के 45 वार्डों में से 17 वार्ड हुए आरक्षित। पुल के नीचे गुप्तांग एवं सिर कटी लाश मिलने से क्षेत्र में मची सनसनी। जमीनी विवाद के चलते बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच छिड़ी जंग, हुई लाठी डंडों की बरसात। खबरें अब विस्तार से। निकाय चुनाव के मद्देनजर संपन्न हुई नगर निगम की आरक्षण प्रक्रिया। रीवा नगर निगम के 45 वार्डों में से 17 वार्ड हुए आरक्षित, अन्य वार्ड हुए अनारक्षित। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरुआती दौर में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक रीवा शहरी क्षेत्र के 45 वार्डों का आरक्षण कर दिया गया है, जिसमें से 17 वार्ड आरक्षित हैं। ये आरक्षण पूर्व में 28 जुलाई 2021 को किए गए आरक्षण के आधार पर निर्धारित किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का आरक्षण जारी है, जिसमें जिला पंचायत और जनपद पंचायत क्षेत्र का आरक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में जहां आरक्षण प्रक्रिया चालू कर दी गई, वहीं रीवा शहरी क्षेत्र के निगम इलाके में 45 वार्डों का आरक्षण किया गया है, जिसमें से 17 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, बाकी सभी वार्ड अनारक्षित हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के जनपद और जिला पंचायत का आरक्षण फिलहाल किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की जो सूची अब तक निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड 28, 40, 38 और 39 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 1 और 4 हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड हैं वार्ड क्रमांक 8, 16, 32, 41, 3, 12, 18, 29, 36 और 35। वहीं अनुसूचित जनजाति वार्डों के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए अनारक्षित वार्ड हैं 39 और 40। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 1 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण वार्ड क्रमांक 8, 32, 41, 3, 12 और 29 रखा गया है, जबकि अनारक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 2, 7, 9, 11, 15, 17, 22, 23, 25, 30, 31, 47 और 44 रखा गया है। वहीं अनारक्षित मुक्त जिन वार्डों को रखा गया है उनमें से वार्ड क्रमांक 5, 6, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 26, 27, 33, 34, 42 और 45 हैं। शहरी क्षेत्रों के वार्डों के आरक्षण के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि इसी तरीके से जिला पंचायत सदस्य आरक्षण स्थिति इस प्रकार है। अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड हैं 3 और 13। अनुसूचित जाति महिला के लिए है 8, 24 और 29। अनुसूचित जनजाति मुक्त 23 और 31 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1, 20 और 32 वार्ड हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड हैं 21, 25, 26। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए हैं 5, 17 और 30। अनारक्षित मुक्त वार्ड हैं 6, 12, 15, 16, 18, 19, 27 और 28। अनारक्षित महिला के लिए है 2, 4, 7, 9, 10, 11, 14 और 22 वार्ड। जनपद पंचायत अध्यक्ष आरक्षण स्थित इस प्रकार है। अनुसूचित जाति मुक्त है सिरमौर। अनुसूचित जाति महिला रायपुर। अनुसूचित जनजाति मुक्त त्योंथर। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला रीवा। अनारक्षित मुक्त गंगेय और हनुमना। अनारक्षित महिला जवा, मऊगंज और नई गढ़ी। वहीं इस दौरान नगर निगम के निवर्तमान पार्षद गोविंद सिंह ने असंतोष जाहिर किया है। आप 4 बार के पार्षद हैं, किस नज़र से इसको देखते हैं? देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन और चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के निर्देश थे, उस निर्देश का पालन जिला प्रशासन ने नहीं किया है। तकनीकी रूप से आज का निर्णय जो जिला प्रशासन ने लिया है वह त्रुटिपूर्ण है और कानून माने विसंगत नहीं है। होना ये चाहिए था कि एक्चुअल में जो आयोग की अनुशंसा है और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है तो उसके परिपालन में आरक्षण का रेशियो परसेंटेज यही होगा। पर चूँकि चुनाव आयोग पुनः आरक्षण करा रहा है, अतः इनको इसी परसेंटेज पर पुनः आरक्षण करना चाहिए था। जो भी वार्ड जिस नंबर के लिए आते वो भी सम्मत होता।
क्या ये माना जाए कांग्रेस पार्टी अब कोई विधिक रास्ता देखने की तैयारी करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात इसमें नहीं। कांग्रेस पार्टी तो वर्तमान सरकार के निर्णय से पहले ही वर्तमान सरकार के निर्णय के विरोध कर चुकी है, क्योंकि हम ओबीसी के लिए 27% न्यूनतम आरक्षण चाहते थे। पर अब चूंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है, इसलिए मैं उस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी पार्टी पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी। पर आज का जिला प्रशासन का ये निर्णय, परसेंटेज आप यही रखते हैं, पर आरक्षण इन्हें पुनः करना चाहिए था, जो विसंगत होता। जिला प्रशासन का कहना है कि वार्डों में जब कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई, उसमें कुछ नई चीज़ें नहीं हुई है, इसलिए उसी गाइडलाइन के तहत इन्होंने आरक्षण तय किया। नहीं, वो गाइडलाइन नहीं लागू होगी। गाइडलाइन तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में होगी ना। ये रिकमेंड किया है कि जब अगर पुनः कुछ चेंजेस हुए हो आपके नगर निगम वार्डों, अगर वार्ड बढ़ाए गए हों, तब इसमें ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जाना उचित था, पर बढ़ाया कहीं नहीं भैया, थोड़ा सा मैं आपके प्रश्न को संशोधन करना चाहूँगा। एक्चुअल में ये निर्णय उनके लिए था जहां वार्ड की संख्या या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के क्षेत्र का परिसीमन किया गया था। क्षेत्र बढ़े थे, घटे थे, जो भी था, वहां वार्डों का स्वरूप बदला है। रीवा नगर निगम में कोई वार्ड का स्वरूप नहीं बदला है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, तो रीवा शहर के रीवा नगर निगम में ओबीसी की आबादी 25% 2 के आसपास है। तो उस हिसाब से आरक्षण का परसेंटेज तो ठीक है, पर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी, जो निर्देश आए हैं, वो परिपत्र मेरे पास भी हैं, तो उसके हिसाब से उसी परसेंटेज पर आज इन्हें पुनः आरक्षण करना चाहिए था। वार्डों की संख्या यही रहती, जो ओबीसी के लिए 11 रिजर्व रहते, हरिजन आदिवासी के लिए जो 6 वार्ड रिजर्व में वही होते, पर वार्डों का क्रम हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तित होता, और री आरक्षण का यही मतलब था। पर जिला प्रशासन ने ये करके अपना समय जाया किया, रीवा शहर की माननीय जनप्रतिनिधियों का और जनता का समय जाया किया, जो वित्तपूर्ण नहीं था। और मैं समझता हूँ कि इस मामले को लेकर लोग हो सकता है माननीय न्यायालय की शरण में जाएं। प्रस्तुत है कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या व्यवस्था, क्या गाइडलाइन? जैसा कि आप देख रहे होंगे, परिसर के बाहरी हिस्से में ग्रामीण क्षेत्रों का आरक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे जिला पंचायत की और सभी जनपद पंचायतों के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था बनाई गई है। बाहरी इलाके में जिला पंचायत के वार्ड का, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड का, और ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। मोहन सभागार में नगर निगम रीवा और सभी नगर पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ये संपूर्ण कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, जो पिछड़ा वर्ग आयोग हैं उनके रिकमेंडेशन, और पंचायत एवं जो नगर विकास विभाग है उनके निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। बहुत सारा आरक्षण कंप्लीट हो गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नगर निगम में किस हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है? नगर निगम रीवा में जो रिकमेंडेशन है और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसके अनुरूप जब परीक्षण किया गया है, तो ये पाया गया है कि यहाँ जो आरक्षण किया गया था उसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंडेड प्रोपोर्शन है और जो रिकमेंडेड ओबीसी के वार्ड हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज कंपनियों द्वारा अन्यायपूर्ण नीतियों के विरोध में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पेट्रोल पंपों के डीलर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पेट्रोल पंप सांकेतिक रूप से बंद रखने की सूचना दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी पेट्रोलियम डीलर्स ने अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र राज्य स्तरीय समन्वयक कार्यकारी निदेशक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी डीलर्स द्वारा सांकेतिक रूप से दिनांक 25 मई को सायंकाल 7 बजे से रात 9 बजे तक, सांकेतिक रूप से 25 मई 2022 को सायंकाल 7 बजे से रात 9 बजे तक सांकेतिक रूप से पेट्रोल पंप बंद किए जाने की सूचना दी है। साथ ही आपातकालीन सेवा एवं शासन प्रशासन को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्य रूप से डीलर्स एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि पिछले वर्ष 4 एवं 5 नवंबर 2021 को दिवाली के समय डीजल पर 15 रुपये और पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर कटौती की गई थी, एवं 22 मई 2022 को फिर डीजल एवं पेट्रोल पर की गई एक्साइज ड्यूटी कटौती से मध्य प्रदेश के प्रत्येक डीलर को 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि डीलर्स एक्साइज ड्यूटी एडवांस में पेड करते हैं, उक्त पेड एक्साइज ड्यूटी को हमें वापस किया जाए। साथ ही पिछले कई वर्षों से पेट्रोल डीजल पर कमीशन नहीं बढ़ाया है, जिसे बढ़ाए जाने की मांग डीलर्स द्वारा की गई है।
आइए सुनते हैं पेट्रोलियम डीलर्स के अध्यक्ष राजीव खन्ना से प्राप्त जानकारी के अंश। तो खास रीवा जिले के पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अभी सूत्रों से पता चला है कि आप शाम 7 बजे से 9 बजे तक हड़ताल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मैं रीवा पेट्रोल पंप एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये डिसीजन मध्य प्रदेश एसोसिएशन के हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लिया कि रात्रि 7 से लेकर 9 बजे तक दो घंटे के लिए सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग कुछ डिमांड्स हैं जो कि गवर्नमेंट नहीं मान रही है। बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमारा कमीशन। आज जब पेट्रोल 20, 30, 40 रुपये का था तब भी वही कमीशन मिलता है जब आज 100 रुपये का है। तो हम लोग खर्चे सब बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो कमीशन की डिमांड है। दूसरा, जो अभी इन्होंने वैट घटाए हैं, हम लोग का जो प्रोडक्ट आता है वो प्रीपेड आता है, मतलब हमसे टैक्स पहले ले लिया जाता है। अब यदि सरकार टैक्स घटाती है तो वो हमको क्यों देती है? हमको नहीं सहना चाहिए, वो सरकार कंपनी को सहना चाहिए। एक ये पॉइंट है। जैसे ही टैक्स घटता है तो कम से कम हर डीलर को 10-10 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो क्यों हम ये सहें? क्योंकि हम ऑलरेडी ही टैक्स पे कर चुके हैं। तो एक ये डिमांड है। तीसरी, लुब्रिकेंट्स होते हैं जो कि कंपनी जबरदस्ती हम लोगों को लाखों रुपए का लुब्रिकेंट्स दे देती है, कहती है आप बेचो, और वो बिकते नहीं है मार्केट में। तो वो ये तीसरा डिमांड है। उनकी ही पॉलिसी आपको बता दें कि जैसे हम डीलर हैं वैसे ही उन्होंने लुब्रिकेंट्स के लिए भी डीलर बना रखे हैं और उनको हमसे कम आधे दाम पे देते हैं। तो वो मार्केट में बेच लेते हैं, हम लोग नहीं बेच पाते और फिर भी हम लोगों को जबरदस्ती दिया जाता है। ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम लोग एजुटेशन कर रहे हैं। ये हड़ताल में अगर आपको समर्थन नहीं मिला तो ये कब तक चलेगा? समर्थन नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और आम जनता को जो प्रॉब्लम हो इसके बारे में क्या सोचा? उसके लिए हम लोग क्षमा मांगेंगे जनता से, क्योंकि हम लोगों की भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग आप ध्यान दें, आज की तारीख में 100 कुछ पेट्रोल पंपों से 30 पेट्रोल पंप ड्राई हैं। सिर्फ इसी कारण से ड्राई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, और ये सब पॉलिसीज़ हैं कंपनी की जिससे कि हर डीलर परेशान है। तो हम लोग सेवा तभी कर पाएंगे, हम लोग भी कुछ चला पाएंगे जब हम लोग ही नहीं अपनी कंपनी पेट्रोल पंप ठीक से चला पाएंगे। तो इस वजह से जनता से माफ़ी मांगेंगे। जमीनी विवाद को लेकर बीच सड़क में छिड़ी जंग, 2 पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी और डंडे की बरसात। वीडियो हुआ वायरल, जान बचाकर भागते दिखे लोग। आपको बता दें कि मनगांव थाना क्षेत्र में आज जमीनी विवाद को लेकर एक महासंग्राम छिड़ गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर बीच सड़क पर ही लाठी और डंडे की बरसात करने लगे। घटना के दौरान आसपास एकत्रित लोगों में से किसी ने भी बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागते हुए जा रहे हैं। घटना मनगांव थाना क्षेत्र स्थित मलकपुर तालाब की है। यहाँ पर रहने वाले अभिषेक गुप्ता अपने मकान का निर्माण करवा रहे थे। मकान का निर्माण जिस जगह पर करवाया जा रहा था ठीक उसी जगह एक मंदिर मस्जिद भी है। मकान निर्माण की सामग्री अभिषेक गुप्ता के द्वारा पास के ही जमीन पर रखवा दी गई थी। इस दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसे जमीन में मकान निर्माण की सामग्री रखने से मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और दोनों पक्षों के लोगों के बीच सड़क पर ही एक दूसरे पर लाठी और डंडे की बरसात शुरू हो गई। इस बीच आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मनगांव बस्ती की घटना मलकपुर तालाब के पास अभिषेक गुप्ता की जमीन है, वहीं पर एक मंदिर और मस्जिद भी बनी हुई है। आज सुबह अभिषेक गुप्ता के द्वारा मकान निर्माण की सामग्री मंगवाई गई थी, जिस जमीन पर सामग्री रखवाई गई उस जमीन को लेकर विशेष समुदाय और गुप्ता परिवार के बीच कुछ विवाद हुआ और बाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। मौके पर एडिशनल एसपी मऊगंज, एसडीओपी सहित पुलिस फोर्स मौजूद रही। मौके पर राजस्व अमले के साथ तहसीलदार भी उपस्थित हुए। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये मनगांव बस्ती का मामला है। एक गुप्ता जी की ज़मीन है तालाब की मेड़ के नीचे, तो वहीं से लगा हुआ कुछ ईदगाह, मज़ार और मस्जिद का एरिया भी है।
तो उस बात को लेकर कल सुबह आज क्या हुआ कि वो गुप्ता जी अपना कुछ निर्माण कार्य करने के लिए लाए थे कुछ सामान संभवतः कुछ जिस ज़मीन पर गिराया गया उस ज़मीन को लेकर कुछ उनका विवाद करने के ऊपर थोड़ी सी मारपीट हुई है। अभी मौके पर एडिशनल एसपी मऊगंज, एसडीओपी, थाना प्रभारी और फोर्स मौजूद है। साथ में ही वहाँ पर राजस्व से तहसीलदार और उनका अमला मौजूद है। मामले की तस्दीक की जा रही है। जो मारपीट की गई है उसके संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर किन के बीच में ये मारपीट की? हाँ, वहाँ जो मैंने बताया आपको, एक गुप्ता परिवार है और एक दूसरा जो परिवार है उस परिवार के बीच में विवाद हुआ और उसके कारण से मारपीट हो गया आपसी पारिवारिक, और उसमें पुलिस अपना वैधानिक कार्रवाई कर रही है। हाथ का पंजा और सिर कटी लाश मिलने से मचा हड़कंप। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के सिगदहा पुल की घटना जांच में जुटी पुलिस। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पंचनामा कार्रवाई कर पुलिस ने पीएम के लिए भेजा शव। आपको बता दें कि रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र स्थित सिगदहा पुल के नीचे हाथ का पंजा और सिर कटी युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मृतक युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में आज उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने अज्ञात युवक के छत विछत शव को सिगदहा पुल के नीचे पड़े हुए देखा। स्थानीय लोगों ने पुल के नीचे शव देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव को देखा तो उनके होश उड़ गए। युवक का शव सिर से अलग था और उसके हाथ का एक पंजा भी काटकर पत्थर से कुचल दिया गया था। युवक का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया था। शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या की है। बाद में उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया और साथ ही हाथ का पंजा काटकर उसे पत्थर से कुचलने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट भी काट लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम की पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और घटना की तफ्तीश में जुट गई है। घटना को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस की टीम ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। शव का सिर और हाथ कटा हुआ है जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। एफएसएल और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। प्रथम दृष्टया युवक के शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को पुल के नीचे फेंका है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। इसके साथ ही आसपास के थानों में सूचना दे दी गई है। मृतक की पहचान पता करने के बाद ही सही घटना की जांच की जा सकेगी। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, नईगढ़ी में एक लाश मिली है। वो लाश की अभी पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका सिर भी कटा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ है और एफएसएल टीम के द्वारा मौके विजिट कर लिया गया है। पुलिस मौके मौजूद है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि उसकी हत्या करके किसी ने उसको वहाँ फेंका हुआ है। पुलिस अपनी तफ्तीश और पतासाजी कर रही है। अभी मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। आसपास के थाना क्षेत्रों को, पड़ोसी जिलों को मैसेज कर दिया गया है और मृतक की पहचान के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर गुप्तांग को भी कुछ लगे? हाँ, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है देख के कि उसको गुप्तांग भी आधा क्षतिग्रस्त है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत नीम चौराहे पर फल व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की वजह एक व्यापारी द्वारा कम रेट में फलों की बिक्री किया जाना बताया गया है। आपको बता दें कि कम रेट पर फल बेचने पर दूसरे व्यापारी ने उस पर डंडे और लात घूंसों से हमला कर दिया। मारपीट की घटना के दौरान चौराहे पर मौजूद हनुमान मंदिर के वृद्ध पुजारी द्वारा बीच बचाव किया जा रहा था, जिसके बाद उनके साथ भी मारपीट की गई। इस मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना के बारे में जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नीम चौराहे में कुछ फल व्यापारियों द्वारा ठेला लगाकर फलों की बिक्री की जाती है। इस दौरान एक फल व्यापारी द्वारा कम दर पर फलों की बिक्री की जा रही थी, जिससे उसकी दुकान में ज्यादा ग्राहक आ रहे थे। ये बात दूसरे फल व्यापारी को नागवार गुजरी तो उसने बुधवार की सुबह कम दर में फल बेचने वाले युवक के ऊपर लाठी और लात घूंसों से हमला कर दिया। युवक को पिटता देखकर हनुमान मंदिर के पुजारी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट की इस घटना को अंजाम देने में 2 भाइयों सहित एक महिला भी शामिल रही। इस घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे जहां शिकायत दर्ज कराई गई। बीच चौराहे पर हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा बीच बचाव किए जाने पर मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
प्रस्तुत है घटना के संबंध में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जेपी पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। नीम चौराहा पे जो है दो लोग वहाँ पे सब्जी का ठेला लगाते हैं। एक साकेत परिवार है, एक गुप्ता परिवार है। तो इनका जो है सब्जी को ठेला लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें से शिवेंद्र कुमार गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो वहीं पे बाजू में ठेला लगाता है, उसी से विवाद हुआ था। तो साकेत परिवार के लोगों ने जो है उसके साथ मारपीट किया है और मारपीट पर जो है 3 लोगों के खिलाफ जो है मामला पंजीबद्ध है। कार्रवाई जी, एक अभी आरोपी हमारे उसमें है और अभी अन्य की तलाश है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।